हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। सब बढ़िया, एकदम बढ़िया होना चाहिए बेटा। तो जे एडवांस 2023 के लिए एक नई रिएक्शन के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं और आपको हर एक रिएक्शन के बारे में समझाने के लिए हम ये सीरीज को लॉन्च किया है हमने, जिसमें आज हमारा 7वां लेक्चर आने वाला है। मतलब 7th रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा कई सारी रिएक्शन जब आ जाएंगी ना, तो फिर से हमें वही सब फील होने वाला है कि यार कहीं मैं रिएक्शन को भूल तो नहीं रहा हूं। तो लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें, बस आपकी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाने वाली है। क्योंकि आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए बेटा कि जिंदगी में बहुत से बेकार हालात आते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है बस। क्योंकि बहुत सिंपल सी एक बात बोली गई बेटा, जिंदगी टफ है लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। हालातों से हार जाऊं मैं वो इंसान नहीं। ऐसी सोच रखनी है बस आपको। और ऐसी सोच के साथ कौन सी ऐसी कठिनाई है जो आप पार नहीं कर सकते। हर एक कठिनाई पार हो जाएगी बेटा। और जेई एडवांस तो अपना एक, कह सकते हो, आपके लाइफ का एक पार्ट है जो आप इंजॉय कर रहे हो, जो आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ रहे हो। और बेस्ट है ना यार, अपना बेस्ट दो बस। क्या होना है क्या नहीं होना है सब कुछ छोड़ दो आप। जो होगा बहुत अच्छा होगा बस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास कार्बिल अमाइन रिएक्शन। इसका एक और नाम होता है बेटा, कार्बिल अमाइन का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? आइसोसाइनाइड टेस्ट। मतलब ये दो तरीके के नाम से पूछा जा सकता है। अब यार मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है कि रिएक्शन अपने नाम में अपनी इंफॉर्मेशन को रखती है। तो यार ये ऐसा क्या नाम हमें बताना चाह रहा है कि इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है? तो जरा इसका दूसरा नाम देखें, आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या आइसोसाइनाइड होता है एनसी फॉर्मेशन, इसे आप कहते हो आइसोसाइनाइड। सीएन को बोलते हो आप साइनाइड और एनसी को बोलते हो आप आइसोसाइनाइड। तो यार मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि आइसोसाइनाइड बन कैसे रहा होगा? ऐसा क्या रहा होगा जिससे आइसोसाइनाइड फॉर्म हो जाए? तो जरा इसके पहले नाम में जाइए। इसका पहला नाम दिया हुआ है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन, अमाइन मतलब कहीं ना कहीं ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है। और यार नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की हम बात करें तो एक बात बताओ, अगर N से C कनेक्ट हो जाए तो क्या वो NC फॉर्म कर सकता है? मल्टीपल बॉन्ड हम देख लेंगे, जो मल्टीपल बॉन्ड होंगे वो हम देख लेंगे। लेकिन एक चीज दिमाग में आ रही है कि N से C को कनेक्ट होना चाहिए। अब यार N से C को कनेक्ट होना चाहिए तो ऐसी क्या रिएक्टेंट लूं, ऐसा क्या रिएजेंट लूं जिससे ये कनेक्ट हो सके? तो बड़ा स्टार्ट करते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग की बात करूं तो नाइट्रोजन कंटेनिंग में हमें लेना होता है एक अमाइन। अब वो अमाइन कौन सी डिग्री का होगा, कौन सी डिग्री का नहीं होगा, ये हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे जिससे हमें प्रॉपर वे में उसके बारे में समझ में आ जाए। हम यहां एग्जांपल लेकर चल रहे हैं 1 डिग्री अमाइन का। अगर 2 डिग्री भी देगा तो हम वो भी देख लेंगे, लेकिन हम एग्जांपल कौन सा लेके चल रहे हैं? एक 1 डिग्री अमाइन से रिएक्शन करा रहे हैं। 1 डिग्री अमाइन का सिंपल सा मतलब है एक कार्बन से क्या होगा, वो कनेक्ट होगा। तो मुझे बताइए, अगर N मुझे मिल चुका है, C मुझे चाहिए। अब बात ये आती है कि यार C कौन से फॉर्म में मुझे मिलना चाहिए जिससे वो कनेक्ट भी हो जाए। और यार कनेक्ट होने का जो प्रोसेस है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि नाइट्रोजन को C को जोड़ना चाहिए था, C को इलेक्ट्रॉन देने चाहिए था, उसे कनेक्ट करना चाहिए था? अच्छा, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नाइट्रोजन एक बेस है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो डोनेट करने का पार्ट किसके पास है? नाइट्रोजन के पास। इसका मतलब ऐसा कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लेना है जो इलेक्ट्रोफाइल में जनरेट हो जाए, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म कर दे। तो वहां आता है बेटा क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब ऐसा क्या होगा, ऐसी कौन सी मैकेनिज्म होगी जिससे ये इलेक्ट्रोफाइल बनकर बाहर आएगा? हमें यही समझना है। तो अब हम आते हैं मैकेनिज्म के पार्ट पे। तो जरा मैकेनिज्म के पार्ट को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो मुझे बताइए, क्या CHCl3 ये न्यूट्रल फॉर्म में है? और न्यूट्रल फॉर्म में है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रोफाइल अभी तो नहीं है। इसे इलेक्ट्रोफाइल बनना होगा, इसे इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करना होगा। अब किसकी हेल्प से ये फॉर्म करता है
बस हमें यही जानना है बस, ठीक है। तो चलिए जरा हम क्लोरोफॉर्म को बना लेते हैं। CHCl3 मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है, और इसके पास बेस है। अच्छा, बेस की बात करूं तो बेस क्या करना चाहिए था, बेस को कहीं ना कहीं एसिड बेस रिएक्शन करनी चाहिए थी। एसिड बेस रिएक्शन में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि C पर अगर नेगेटिव आ गया तो क्या वो तीन तीन वैकेंट ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस कर सकता है। मतलब इसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए था, इसका पहला स्टेप होना चाहिए था एसिड बेस रिएक्शन, और C पे क्या जनरेट करना चाहिए था, नेगेटिव। क्योंकि अगर H प्लस फॉर्म में निकलेगा तो फिर वो क्रिएट क्या करेगा, नेगेटिव। मतलब फाइनली मेरे पास एक आने वाला है C नेगेटिव, Cl, Cl और Cl। अब एक चीज ये बात करते हैं, यार आपने सर नेगेटिव बना दिया, लेकिन आप कह रहे थे कि इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग या फिर पॉजिटिव कंटेनिंग होता है, आपने तो नेगेटिव बना दिया। तो नेगेटिव तो कोई इलेक्ट्रोफाइल है नहीं। तो ये क्या करता है, ड्यू टू अल्फा एलिमिनेशन, ड्यू टू अल्फा एलिमिनेशन ये एक Cl को रिमूव करता है, और जैसे ही Cl रिमूव होगा, नेगेटिव पहले से था, Cl जाने से उस पर वैकेंट ऑर्बिटल आएगा और 2 Cl बचे हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये स्पीसीज जनरेट होनी चाहिए। तो और इस स्पीसीज को हम नाम देते हैं बेटा कार्बीन। क्या नाम देते हैं इसको हम, कार्बीन। क्या मैं पूरा नाम बोल सकता हूं, डाइक्लोरोकार्बीन, क्योंकि 2 क्लोरो है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, डाइक्लोरोकार्बीन। और डाइक्लोरोकार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा, क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और वैकेंट ऑर्बिटल है मतलब कहीं ना कहीं ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर सकता है, और यही होता है कार्बीन। तो बताइए, क्या आपको आइसोसाइनाइड टेस्ट में इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है जिसे N अपना लोन पेयर डोनेट करने वाला है? क्या वो इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बीन है? तो मेरी कहानी में क्या बचा, मैंने इसकी हेल्प से, क्लोरोफॉर्म की हेल्प से, क्या मुझे दिख रहा है कि क्लोरोफॉर्म की हेल्प से मैंने यहां पर क्या जनरेट किया है, मैंने यहां जनरेट किया है एक डाइक्लोरोकार्बीन, जो कि एक एज अ इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि एमाइन से अब रिएक्ट करने वाला है। क्या यही बात साफ है? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो बात समझ में आई कि एक 1 डिग्री अमाइन बचा है, और जो हमने फॉर्म किया है वो है डाइक्लोरोकार्बीन, मतलब C पे 2 Cl थे, नेगेटिव चार्ज था, वैकेंट ऑर्बिटल था, और ये है अगले स्टेप की रिएक्शन जो अमाइन के साथ प्रोसीड करने वाली है। अब क्या करना चाहिए था भाई, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो मैं नाइट्रोजन के लोन पेयर को क्या करूंगा, कहीं ना कहीं इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे क्या करूंगा, अटैक कर दूंगा। अच्छा, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, मतलब कहीं ना कहीं इस पर क्या चार्ज आना चाहिए था, पॉजिटिव। 2 H पहले से थे, C पे नेगेटिव अभी भी है, क्योंकि नेगेटिव पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और 2 Cl यहां है। क्या यहां तक की स्टोरी में आपको कोई भी दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब जरा समझिएगा, अब मुझे एक चीज दिख रही है कि अगर मैं बेस की रिएक्शन करा दूं, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि यार अब ये H और Cl मुझे रिमूव होते दिख रहे हैं। किसकी हेल्प से? बेस की हेल्प से। H लेगा, बॉन्ड कन्वर्ट करेगा, और कहीं ना कहीं Cl को रिमूव कर देगा। क्या आपको एक HCl दिख रहा है? ठीक उसी तरीके से अगर मैं एक दूसरे मोल को यूज करूं, और जब मैं दूसरे मोल को यूज करूंगा बेटा, तो मुझे बताइए, क्या ये दूसरा मोल इस H को लेगा, एल्कीन बनाएगा, और Cl को बाहर निकाल देगा। मतलब कहीं ना कहीं R के साथ N ने 2 मल्टीपल बॉन्ड बनाए हैं। आपको दिख रहा है एक पहले से था, 2 पाई बॉन्ड R आ चुके हैं। इसका मतलब N पे चार्ज है पॉजिटिव और C पे चार्ज है नेगेटिव, जिसके चार्ज को मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, और इसी को तो हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब क्या ये एक NC फॉर्म कर देगा, एक आइसोसाइनाइड फॉर्म कर देगा। इसीलिए नाम क्या आता है, इसीलिए नाम आता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब यार एक बात बताओ, अगर ये 2 H नहीं होते तो क्या ये 2 Cl कहीं ना कहीं रिमूव हो पाते? क्या नहीं। और 2 H किस नाइट्रोजन कंटेनिंग अमाइन डिग्री पे होते हैं बताइए आप? क्या वो 1 डिग्री अमाइन पे होते हैं? इसका मतलब अगर मैं पहली कहानी में जाऊं तो मुझे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि ओनली 1 डिग्री अमाइन गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद
कार्बिल अमाइन रिएक्शन। क्या 2 डिग्री अमाइन कभी भी रिएक्शन कर पाएगा? भाई 2 डिग्री के पास एक ही H होगा और एक H तो एक Cl को निकाल पाएगा, मतलब NC फॉर्म नहीं हो सकता। इसका मतलब 1 डिग्री ही होना चाहिए, 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। मतलब एक बात समझ में आई कि जब भी 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट पूछेगा तो क्या मेरे दिमाग में आइसोसाइनाइड नाम का टेस्ट ध्यान रहेगा, क्योंकि आइसोसाइनाइड में NC फॉर्म हो रहा है। और याद रखना इजी है, NC से कनेक्ट हो रहा है मतलब कार्बन कंटेनिंग कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो कि आप समझते हैं क्लोरोफॉर्म और बेस की वजह से बना है, जिसका नाम था डाइक्लोरोकार्बिन। नाइट्रोजन ने उससे कनेक्ट किया, दोनों Cl को H के साथ एलिमिनेट किया और NC फॉर्म कर दिया। तो क्या सिर्फ 1 डिग्री ही दे सकते हैं? तो बताइए डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का क्या तरीका था? ये रहा 1 डिग्री, ये रहा CCl2, क्या यही कनेक्ट होंगे? इसका मतलब N के साथ आपको C ही तो कनेक्ट करना है जो कि ट्रिपल बॉन्ड में है। तो मुझे बताइएगा, अगर मैं यहां पर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना चाहूं तो बताइए मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या ये RN के साथ C ही तो आना चाहिए था, मतलब RN C फॉर्म हो जाना चाहिए था। मतलब मुझे अब हमेशा प्रोडक्ट को कैसे फॉर्म करना है? बिल्कुल इजी, 1 डिग्री अमाइन देखिए और NC फॉर्म कर दीजिए। अच्छा एक बात और ध्यान करो, मान लो ये क्वेश्चन चेन रिएक्शन में आ जाए, तो क्या चेन रिएक्शन में कहीं पर तो 1 डिग्री बन रहा होगा और 1 डिग्री के साथ आइसोसाइनाइड प्रोसीड हो रहा होगा? क्या ये दो चेन रिएक्शन को जोड़कर क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और आपको मैंने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में एक रिएक्शन पढ़ाई हुई है जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। याद करो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती थी, याद करो जरा। क्या आपको याद है कि वो अमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड मतलब अमाइड, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन थी बेस के प्रेजेंस में। क्या वो अमाइड का कार्बोनिल गायब हो जाता था और RNH2 1 डिग्री अमाइन फॉर्म हो जाता था? तो क्या एक 1 डिग्री अमाइन के साथ आइसोसाइनाइड की रिएक्शन कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। मतलब क्या होना चाहिए था? क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। लो भाई 1 डिग्री से क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, मतलब कौन सी रिएक्शन है? कार्बिल अमाइन। क्या प्रोडक्ट बनेगा? आइसोसाइनाइड बनेगा। सिंपल सी हो गई भाई, मैकेनिज्म बिल्कुल इसी थी, डाइक्लोरोकार्बिन बना। वैसे ही आपने देखा कि डाइक्लोरोकार्बिन के साथ किस तरीके से नाइट्रोजन ने अटैक किया और NC फॉर्म कर दिया। चलिए इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। ये इसके बारे में है, व्हेन एलिफैटिक एरोमेटिक अमाइन प्राइमरी अमाइंस आर हीटेड विद, प्राइमरी अमाइन देखिए आप, आर हीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। तो क्या ये आइसोसाइनाइड या फिर कार्बिल अमाइन आर ऑब्टेन्ड? कुछ भी आप बोल सकते हो। क्या ये सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन ये टेस्ट नहीं देंगे? क्या बिल्कुल सही क्लियर हो रहा है? चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। क्या करना चाहिए? क्या मुझे क्लियरली हर एक स्टेप ध्यान आ रहा है इस रिएक्शन में? यार क्या ध्यान आ रहा है जरा बताइए। क्या मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये क्लोरोफॉर्म है और ये बेस है? तो क्या क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ जो रिएक्शन होती थी क्या वो डाइक्लोरोकार्बिन बनाती थी? आपको याद आ गया होगा। फिर क्या नाइट्रोजन ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया था और NC बना दिया था? मतलब क्या प्रोडक्ट ये बनना चाहिए था? बताइए। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सही आंसर है। जरा दूसरे क्वेश्चन को देखिए, मैंने 2 रिएक्शन ऐड किए, मैंने अभी डिस्कस भी किया इसके बारे में। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन दिख रही है क्योंकि अमाइड के साथ बेस के प्रेजेंस में Br2 है। क्या करता था ये बताइए जरा। क्या ये कार्बोनिल को पूरी तरीके से गायब कर देता था और कार्बन और NH2 जुड़ के क्या ये 1 डिग्री अमाइन बना देंगे? और जैसे ही 1 डिग्री अमाइन बना, क्या ये क्लोरोफॉर्म और प्लस बेस, क्या ये डाइक्लोरोकार्बिन फॉर्म करेगा? और जैसे ही नाइट्रोजन अटैक करेगा तो क्या आपको दिख रहा है कि ये CH3NC बन जाएगा एक मेजर प्रोडक्ट। जरा आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। हो सकता है ये रिएक्शन बैक रिएक्शन में पूछ ले कि भैया ये NC है तो बताओ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, फिर ये क्या रहा होगा? पक्का ये 1 डिग्री रहा होगा। और अगर मैं उल्टा आऊं तो यार बेस के प्रेजेंस में Br2, ये तो हॉफमैन ब्रोमाइड, मतलब क्या बीच में से CO हटाया था तो क्या वो कनेक्ट कर दोगे? और हमने यहां पर क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो बैक रिएक्शन भी आ सकती है। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में और आगे आते हैं। बिल्कुल बैक रिएक्शन पूछी है, मैंने आपको अभी समझाया। क्या ये आइसोसाइनाइड टेस्ट है तो क्या ये NC ना फॉर्म होकर ये NH2 रहा होगा और NH2 के साथ NC बना होगा? मतलब क्या ये इथेना अमाइन रहा होगा? मतलब क्या P1 को मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं CH3 CH2 NH2 रहा होगा?
जरा इसे पहचानिए, इसे पहचानिए आप। क्या ये रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड है? क्या करते थे हॉफमैन ब्रोमाइड में? हॉफमैन ब्रोमाइड में बीच वाले से CO को हटाते थे आप। तो जब हटाया होगा तो अमाइन बना होगा। तो सोचो जोड़ोगे तभी तो अमाइड से अमाइन बनेगा। तो क्या मुझे बीच में CO जोड़ देना चाहिए? द आंसर इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2। द आंसर इज प्रोपेनामाइड। द आंसर इज प्रोपेनामाइड। जरा इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या ये एरोमेटिक अमाइन है? कोई दिक्कत नहीं भाई, क्लोरोफॉर्म प्लस बेस। अच्छा, ये तो आइसोसाइनाइड रिएक्शन है। यहीं से समझ में आ गया कि ये कौन सी रिएक्शन है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देता है? 1 डिग्री अमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। क्या करना चाहिए था? क्या सबसे पहले डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा? आपको दिख रहा है डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा, और जैसे ही डाइक्लोरोकार्बिन बना, क्या इस नाइट्रोजन को इस पर अटैक करना चाहिए था और दोनों H दोनों Cl से एलिमिनेट होके क्या ये बेंजीन आइसोसाइनाइड बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? और यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो किस तरीके से अपन ने आइसोसाइनाइड टेस्ट को हॉफमैन ब्रोमाइड से कनेक्ट किया? मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जब भी एडवांस ने क्वेश्चन पूछा है, इसने हॉफमैन ब्रोमाइड को हमेशा आइसोसाइनाइड के साथ मिक्स किया है। तो आपको यह प्रैक्टिस पूरी तरीके से क्लियर कर देगी कि आपको क्या करना चाहिए और कहां गलती से बचना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट रिएक्शन में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।